न्यूजीलैंड का ये मुकाबला 2:30 बजे से शुरुआत होगी। दुबई में ये मैच खेला जाएगा। नेक टू नेक कंपटीशन है, जोश बेहद हाई है और उसी की तमाम झलकियां हम आपको लगातार दिखा रहे थे। यहां तक कि ग्रह क्या कहते हैं ये भी हमने आपको बताया, ग्रह किसके फेवर में है, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई। अब डिस्कशन चल रहा है कि आखिर पलड़ा किसका भारी है, कौन सा प्लेयर आज कमाल दिखाने वाला है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ, किसकी कितनी वीकनेसेस, किसके क्या क्या ग्रे एरियाज, इसी को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तमाम हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2:30 बजे इस मुकाबले की शुरुआत होगी। पहले टॉस किया जाएगा। टॉस में ये चुना जाएगा कि बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करने वाला है, और उसके बाद ये नेक टू नेक कंपटीशन हमारा शुरू होने वाला है। बाबर हयात जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारी डिस्कशन में और उनसे भी बातचीत करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से टीम इंडिया क्या अपना 100% दे रही है, 100% पे ऑपरेट कर रही है, या अभी भी कोई कमी, कोई पेशी अभी भी देखने को मिल रही है? देखिए, अपनी तरफ से तो 100% दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि जब हम जीतते हैं तो हम अपनी तमाम हमारी कमियां जो हैं बिल्कुल हाशिए पे चले जाती हैं, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो वाकई इस वक्त हमें अपनी कमियां देखनी चाहिए और भारतीय टीम की बहुत बड़ी ये खूबी रही है कि ग्रे एरियाज पर सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। और ग्रे एरिया हमारा है फील्डिंग हमारी, क्योंकि जिसका हम कैच छोड़ते हैं वो या तो 80 रन बना जाता है या सेंचुरी बना जाता है। तौहीद हृदय का कैच छोड़ा, वो सेंचुरी बना गए, और उनके साथ जाकिर अली का कैच छोड़ा तो उन्होंने उनके साथ तौहीद हृदय के साथ जो है 154 रन की पार्टनरशिप कर ली। इसी तरीके से हमने जो है कैच छोड़ा केन विलियमसन का, वो 80+ का स्कोर बना गए। तो ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ एक बड़ा एरिया है। और दूसरा, हमें जो है शुरुआती ओवरों में जो है बल्लेबाजी पर अपना ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ हेनरी हैं, अगर वो पूरी तरह फिट हैं तो ये समझिए कि हेनरी परेशान करने वाले हैं। 5 विकेट उन्होंने चटकाए थे और एक अगर उनके साथ सेंटनर भी आ जाते हैं पावर प्ले में तो वो भी काफ़ी परेशान करते हैं हमारे टॉप ऑर्डर को। तो इस वक्त हमारे साथ राणा बाबर हयात जी जुड़ गए हैं। राणा बाबर हयात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया जोशी जी, आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा बाबर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप भी इंडियन टीम के बड़े फैन रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान टीम नहीं हारी, तब मैं तो समझता हूं कि अब पाकिस्तानी अवाम जो है अपने पड़ोसी मुल्क के लिए जरूर तालियां बजाएगा हर शॉट पर, क्योंकि माहौल तो हमें कुछ कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही है, ऑब्वियसली बिकॉज हम पड़ोसी भी हैं, प्लस इंडियन क्रिकेट टीम की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इस बार आपके कुछ सहाफ़ी यहाँ पे आए और उन्होंने देखा भी अपनी आंखों से जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस विराट कोहली को, रोहित शर्मा को और जो बाकी इंडियन प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल हैं, जिस तरह से उनको वो पसंद करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं, उस हिसाब से बहुत सारे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो इस वक्त टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो हमें आज फाइनल में देखने को मिलेगी। और टीम इंडिया अगर ये फाइनल मेरे हिसाब से अगर ये फाइनल टीम इंडिया नहीं जीतती तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरीके की क्रिकेट इंडिया ने खेली है, जैसे उनका जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बनाया और फिर खास तौर पे जिस तरह से उन्होंने कंडीशंस का फायदा उठाया है अपने हक में, और जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 को सेटल किया है। पहले 2 मैचेस में वो अपने जो ट्रम्प कार्ड है उसको सामने लेकर के नहीं आए, लेकिन जैसे ही सेना कंट्रीज यहाँ पे आए हैं यूएई में, उन्होंने फौरी तौर पर तुरंत का पत्ता फेंका वरुण चक्रवर्ती की शक्ल में, और फिर उसने इंडिया के साथ इंडिया के लिए जो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है इंपॉर्टेंट बिग मैचेस में, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, उससे मुझे ये लगता है कि टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन एकदम जबरदस्त है। और इस वक्त मुझे तो यही लग रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू स्टार्ट एज अ फेवरेट। चलिए जी, फेवरेट रहेगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए और भारतीय टीम के लिए कुछ अच्छे बोल बोलने के लिए। अब यहाँ पर तौसीफ अहमद जी हैं हमारे साथ, कोहली साहब हैं। कोहली साहब, आपका रुख कर लेते हैं जल्दी से। आप क्या कहेंगे भारतीय टीम के बारे में, और खासकर अभी जो मैं तौसीफ साहब से सवाल पूछने वाला था, मैं चाहता हूँ आपसे ही पहले शुरुआत कर लेते हैं
क्या पावर प्ले में भारतीय टीम को किसी फ्रंट लाइन स्पिनर के साथ जाना चाहिए? और यही बात न्यूजीलैंड के लिए है, अगर वो करते हैं पावर प्ले में स्पिनर्स का इस्तेमाल, तो क्या रणनीति होगी भारत की? बहुत बढ़िया सर। अगर पावर प्ले में हिंदुस्तान स्पिनर को लेके आता है तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। जिस तरीके से चक्रवर्ती बॉलिंग कर रहे हैं, या रविंद्र जडेजा आ जाएं या अक्षर पटेल आ जाएं, तो कोई भी स्पिनर इस टाइम जो हिंदुस्तान की तिगड़ी मैच विनिंग साबित हो रही है, अगर आप उनको पावर प्ले में लेके आते हैं तो निश्चित तौर पे ये अनएक्सपेक्टेड मूव होगा न्यूजीलैंड के लिए भी, क्योंकि ये अभी तक पत्ते भारत ने शो नहीं किए कि वो स्पिनर को पावर प्ले में ला सकते हैं। तो पावर प्ले में अगर स्पिनर को लेके आते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चेंज होगा साइकोलॉजिकली दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर बनाने का। और यही चीज अगर न्यूजीलैंड करती है तो हिंदुस्तान को भी इस रवैये को अपनाना पड़ेगा, दिमागी तौर पे तैयार रहना पड़ेगा कि वो भी स्पिनर ला सकते हैं। लेकिन फिर बात यही आ जाती है सर कि क्या पावर प्ले में आप विकेट लूज करने का जोखिम उठा सकते हैं? आप रन कम बना लीजिए लेकिन आप विकेट मत खोइए। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी आज की होनी चाहिए, क्योंकि विकेट हाथ में रहेगी तो आप रन स्लॉग्स ओवर में भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है चाहे स्पिनर पावर प्ले आए या ना आए, आप कम रन बनाएं, लेकिन विकेट अगर नहीं गिरेगी तो चाहे वो न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है या हिंदुस्तान कर रही है, निश्चित तौर पे विकेट हाथ में रहेंगे तो एक विशाल स्कोर बनेगा और विरोधी टीम के ऊपर प्रेशर बनेगा। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप अगर अच्छा विशाल स्कोर बनाते हैं तो मान के चलिए कि साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर होता है, उसको चेस करना आसान नहीं होता। और मैं फिर यही कहूंगा कि रोहित शर्मा से, जैसे अभी हमारे सहयोगी मित्र ने कहा कि वो 10 ओवर में ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं जहां उनके लिए रिकॉर्ड मायने नहीं रखते। उनका ये रहता है कि विस्फोटक स्टार्ट देके अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जा सके। यही चीज हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखी, जब हिंदुस्तान 9 मैच जीता था तो रोहित शर्मा का अद्भुत प्रदर्शन रहा था। चलिए, रिजवान हैदर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोहली साहब, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगा। पहले मैं रिजवान जी आपसे पहले तौसीफ जी हैं, आपके मुल्क के बहुत ही आला दर्जे के ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, और ये इनके कहने का एक एक बात जो है बड़ी पत्थर की लकीर होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं तौसीफ जी कि आमतौर पर देखा गया है कि जो स्पिनर हैं, खासकर मिचेल सेंटनर, ये 2 साल पहले इन्हें कोई नहीं जानता था। 3 साल पहले इनकी बॉल भी उतनी टर्न नहीं होती थी। गति परिवर्तन पर इतना ध्यान दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में जडेजा को बहुत देख देख कर इन्होंने बहुत कुछ सीखा। इनको मौके ही नहीं मिलते थे चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। आलम यह था कि 5 साल में ये सिर्फ 18 मैच खेल पाए हैं। और इसी तरह वरुण चक्रवर्ती को भी 3 साल पहले कोई नहीं जानता था, और दुबई गए, वहां पर इनको एक भी विकेट नहीं मिला 3 मैचों में। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी इनको कोई विकेट नहीं मिला था। इतना बड़ा बदलाव एक स्पिनर के माइंडसेट को दर्शाता है, या इन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की है? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप तौसीफ जी? देखिए, दुनिया प्रिपरेशन करती है, और अभी हमारे भाई कह रहे थे कि स्ट्रेटेजी बनाना बहुत अच्छी बात है। हम दूसरी टीम को देख के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बट आपका शामी, ये मैं अलग थोड़ी सी लेके जाके बात कर रहा हूं, आपके पास शामी और पांड्या विकेट लेके दे देते हैं आपको इन पिचों पे। 2 से 3 विकेट्स अगर आपको लेके दे देते हैं और स्टार्ट में आपको ब्रेक थ्रू मिल जाता है तो आपके लिए तो वाह वाह हो जाती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्रिकेट टीम से ज्यादा इंडिया के हम लोग बाहर वाले ज्यादा घबराए हुए कि हम स्ट्रेटजी इधर से उधर ले जा रहे हैं, इधर से। और शर्मा नहीं घबराया हुआ है। रोहित शर्मा, उसको फिक्र नहीं है कि मैं टॉस हारूं या जीतूं। मैंने तो अभी तक देखा है 6, 7, 8 टॉस जीते हैं उन्होंने। सोचा हुआ है कि भाई कुछ भी आएगा मैं देख लूंगा। देखिए, स्ट्रेटेजी सबसे मेन ये है कि इन जगहों पे इन जगहों क्या, किसी पे भी अगर पहला पावर प्ले आप अच्छा ले जाते हैं और उसमें एक आध विकेट भी आप दे देते हैं ना, इन पिचेस की खास तौर पे बात कर रहा हूं, आपकी विजय हो जाती है। इसलिए कि आपके पास नीचे आने वाले जो प्लेयरों की हम बात कर रहे हैं, वो आपको लेके एक यहां पर 250 से 270 रन तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैं समझता हूं। तो आपके पास अच्छी बॉलिंग लाइन है तो ये इनफ है। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी हम उनको बनाने देते हैं। हाँ, हम डिस्कस कर सकते हैं, वो वहां पे मौजूद हैं। फिर आपने स्पिनर्स की बात की। देखिए, बिल्कुल विटोरी उसमें न्यूजीलैंड की टीम में थे और वो भी बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते थे, और मैंने देखा है कि क्या लाइन और लेंथ के साथ। तो ये इन्होंने प्लानिंग की है। जिस तरह आपने चक्रवर्ती की बात की, तो ये प्लेयर को चांस देने पे बड़ा डिपेंड करता है। आप अगर प्लेयर को चांस देंगे ही नहीं ना, और सही टाइम पे देंगे,
अब जब मार पड़ रही है उस वक्त आप उसको खिला दें खूब, उसको जो दे बॉलिंग उसके दे खूब मार पड़े और उसके बाद कह देंगे ओहो इसने तो कुछ किया नहीं। आपको अगर प्लेयर बनाने हैं ना तो उनको लेके चलना है, क्योंकि आपके जहन में तो है कि ये अच्छा है, तो अच्छा है तो उसको आप आगे लेके चलें और उसको ऐसे टाइम चांस दें। मैं ये नहीं कहता, देखे ना चक्रवर्ती तो टीम में ही नहीं थे और उसको उनको फिर वो डेट जब आई तो उन्होंने एक और ऐड कर दिया। तो इट मीन्स कि वहां बैठे हुए जो भी हैं वो उन्होंने स्ट्रेटेजी एक प्लान की है कि हम यहाँ पे एक स्पिनर और डाल देते हैं, क्योंकि बैटिंग तो बहुत ही अच्छी। तो ये प्लानिंग है, इसमें मैं समझता हूं कि बहुत ही उम्दा खेल के आ रही है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को इतना हल्का लेंगे नहीं। बट फिर भी एज मैं जो है ना सीधी बात है इंडिया को एज दूंगा, लेकिन ये ना हो कि वो थोड़े से वो हो जाए कि जी हम पहुंच गए फाइनल में। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई सोच रहा होगा। फाइनल जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही।